हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गगन। आप मेरे साथ सीख रहे हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैंने आपको पिछली वीडियो में एरिया वेक्टर से रिलेटेड कुछ चीजें आपको बताई थी, समझाई थी, एक्सप्लेन की थी। तो अगर वो आपको नहीं आती हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हो, जिससे कि वो जरूरी है। जो मैंने पिछली वीडियो में एरिया वेक्टर के बारे में समझाया है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो आप उसको जरूर देखें। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर जरूर करें, इन वीडियोस को शेयर करें, जिससे कि उनका भी थोड़ा प्रॉफिट हो और पूरा पूरा बेनिफिट उठाएं इस फ्री स्टडी का, क्योंकि कोई पैसे तो लगते नहीं है आपके। आप पूरा पूरा बेनिफिट उठाएं फ्री स्टडी का। अगर कोई डाउट है न्यूमेरिकल से रिलेटेड या फिर कोई थ्योरी से रिलेटेड जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको डाउट को सॉल्व कर सकूं। तो आइए हम अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं आपको अगर समझाऊं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक हम मान के चलते हैं ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा डिफाइन बताऊंगा इसकी, क्योंकि ऐसे थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा आसानी से समझेंगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक सरफेस ऐसे करके रख दिया, ऐसे करके मैंने एक सरफेस इमेजिन कर लिया। यहाँ तो रखा नहीं है बट यहाँ तो इमेजिन करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में मैं सरफेस लेकर आ गया। ये सरफेस डायरी आपको दिखाई दे रही है नोटबुक, तो ये आपको मैंने सरफेस यहाँ पे मैंने ऐसे करके रख दिया। ऐसे करके रख दिया तो मैंने सपोज करो ऐसे करके अगर मैंने रख दिया, अब मैं इसको तो रखूंगा नहीं, मैं अपना सरफेस बना लेता हूँ इसके अंदर। मान लेते हैं एक सरफेस ऐसे करके रखा गया है, इस पर ऐसे करके मैंने सरफेस ऐसे रख दिया। ठीक है, ये सरफेस है। सरफेस को मैंने ऐसे रख दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो मुझे देखने में क्या आ रहा है कि जब मैं सरफेस को रख रहा हूं, जब मैं सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं रख रहा हूं, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं और यहां से निकल रही हैं। कुछ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो सरफेस से होकर जा रही हैं, एक तरफ से एंटर कर रही है, दूसरी तरफ से निकल रही है। ऐसी हमें लाइंस देखने के लिए मिल रही हैं। और कुछ लाइंस ऐसी हैं जो इस सरफेस के थ्रू पास होती नहीं है, जो ऐसी की सीधी निकल जाती हैं। कुछ ऐसी निकल जाती हैं, कुछ ऐसी निकल जाती हैं। ऐसे बहुत सारी लाइंस हैं जो कि सरफेस से पास नहीं हो रही हैं, और कुछ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस से पास हो रही हैं। तो जो लाइंस इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस सरफेस के पास हो रही हैं, एक तरफ से एंटर करती हैं, दूसरी तरफ निकल के आ जाती हैं, तो इस लाइंस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि उन लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है, लेकिन उन लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाएगा जो कि किसी सरफेस से पास होकर दूसरी साइड निकल रही हो। ओके, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो देखो यहां से लाइंस एंटर कर रही है सरफेस के साइड से, पीछे की तरफ से, और आगे से आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है ऐसे करके। ठीक है, ये आपको मैंने समझा दिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको समझ में आ गया होगा। द नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पासेस थ्रू द सरफेस प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। हो जाएगा। बस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के थ्रू पास हो रही हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है कई तरह से पास हो सकता है सरफेस से, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं इसकी डेफिनेशन डिफाइन कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो आप सिंपल आप बोल सकते हो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through the surface, imaginary surface, या फिर एक्चुअली हो सकता है इमेजिनरी सरफेस। ठीक है, प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, या इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड
is called the electric flux lines, electric flux, बस ठीक है, थ्रू दैट सरफेस हो जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि पास हो रही हैं इमेजिनरी सरफेस से, जो कि परपेंडिकुलरली रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस तो वो लाइंस हमारी क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस सरफेस से पास होने वाली हो जाएगा। बस इतना सा छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पासेस थ्रू सरफेस प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है उससे पास होने वाली लाइंस क्या कहलाती हैं, हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके हो जाएगा। वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही कहते हैं। अगर वो सरफेस से पास हो जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से पास नहीं हो रही हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही बोला जाएगा। ओके समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा पास है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं आपसे कहूं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, देखो आप देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा करीब है, पास है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा दूर है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लाइंस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है ना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा दूर होती है ना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जहां लाइंस पास में होंगी, ज्यादा करीब होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है वहां पे। छोटे से वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा गुजर रही है, इसलिए मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी यहाँ ज्यादा है और यहाँ पे कम है। क्योंकि अगर मैं छोटा सा एरिया कंसिडर यहाँ पे करूं तो देखो इतना ही एरिया यहाँ कंसिडर करूं तो यहाँ से इतना ही एरिया यहाँ कंसिडर करूं तो देखने में आता है कि यहाँ से एक ही लाइन गुजरी, यहाँ से दो लाइन गुजर के चली गई, इसी इतने ही एरिया में से। तो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आपको आना चाहिए कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आती है, ज्यादा होती है। जहाँ पे पास लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा होती है। जहाँ पे लाइंस दूर होती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम होती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब ज्यादा लाइंस गुजरेंगी, तो मतलब फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा गुजरेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम होगी जहां पे सरफेस रखा गया है, तो इसके थ्रू पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी कम होगा, उसकी वैल्यू भी कम होगी, क्योंकि कम लाइंस गुजरेंगी इससे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि आप बता सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा है तो मतलब ज्यादा लाइंस गुजरेंगी, क्योंकि लाइंस पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम है तो इस सरफेस से पास होने वाली लाइन संख्या भी कम होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। ओके समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ये लिख लो आप, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो या कॉपी पेन लेके साथ में बैठा करो जिससे कि लिख लिया करो, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, तो इसको रफ कर देता हूँ। अब देखो ये तो हमारे बेसिक डेफिनेशन थी, ये तो हमारा एक कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन थी, हम किसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते कैसे हैं, तो सिंपल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। तो सिंपल कैसे है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन क्या चीज है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो आप डेफिनेशन अगर आप किसी को बताते हो ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप बोलोगे ई वेक्टर डॉट, पहले थोड़ा बता दूं इसके बारे में, डायग्राम के बारे में। आपको मैंने सरफेस के बारे में तो बता दिया, मैंने आपको पिछली वीडियो में एरिया वेक्टर निकालना सिखाया था, तो आप वो देखिए अगर इसको नहीं आता है, वैसे तो आता होगा सभी को। तो देखो आप सभी इंटेलिजेंट हो, तो यहाँ पे देखो ये एरिया वेक्टर किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। एरिया वेक्टर किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ऐसे 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 आउटवर्ड, ठीक है। इसको हम ए वेक्टर से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, ए वेक्टर से। ओके अब मुझे क्या करना है, अब इस सरफेस से पूरे के पूरे सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है ये पता करना है।
तो पूरे के पूरे सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है ये पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेता हूँ। एक छोटा सा मैंने एरिया कंसीडर कर लिया यहाँ पे, ओके। यहाँ मैंने एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया। इस पूरे सरफेस का तो एरिया ए है, पूरे सरफेस का एरिया तो ए है। अब यहाँ पे छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया। पहले मैं छोटे से एरिया में से कितना फ्लक्स गुजर रहा है वो पता कर लेता हूँ, फिर मैं पता करूंगा कि पूरे एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना गुजरेगा, ठीक है। तो देखो छोटे से एरिया का जो इसका जो एरिया होगा छोटे से एलिमेंट का, हमने स्मॉल एलिमेंट एक चूज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया इस पूरे सरफेस में से। तो इसका जो एरिया है मान के चलते हैं डी ए इसका एरिया है। क्या एरिया है इसका? डी ए। भाई इसका जो एरिया वेक्टर है वही एरिया वेक्टर इसका भी होगा, क्योंकि सरफेस तो एक ही है ना पूरा। तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा डी ए वेक्टर, ओके। डी ए वेक्टर इसलिए क्योंकि स्मॉल एरिया वेक्टर होगा, क्योंकि सरफेस तो छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, उसकी लेंथ छोटी होगी, इसलिए मैंने डी ए वेक्टर लिखा है, ओके। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना कैसे है? तो आपको देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ऐसे वाली, ये वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई वेक्टर। अब ई वेक्टर में रखा है एक सरफेस, वो सरफेस का ये जो है वो सरफेस का ये जो है डी ए वेक्टर, ये सरफेस का जो डी ए वेक्टर है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, स्मॉल एलिमेंट के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला कैसे बनाना है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम दिखाते हैं फाई से। किससे दिखाते हैं? फाई से। इसको हम फाई बोलते हैं। देखो आगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम फाई ई का यूज कर लेते हैं। फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे निकालना है? आपको क्या करना है, ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, आपको ऐसा कर देना है। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर निकाल देना है। अब ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर निकालने के बाद आपका जो फाई आएगा ना वो डी फाई आएगा। आएगा कि नहीं? भाई स्मॉल एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, उनकी संख्या कम होगी, यानी छोटी सी मतलब कम वैल्यू आएगी। भाई स्मॉल एलिमेंट निकाला है हमने इसमें, पूरे एलिमेंट पूरे एरिया में से स्मॉल एलिमेंट से कम लाइन गुजरेंगी। कम लाइन गुजरने का मतलब कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरने का मतलब कम फ्लक्स गुजरेगा। तो कम के लिए हमने डी लगा दिया, मतलब बहुत कम फ्लक्स गुजरेगा इसलिए मैंने डी लगा दिया, क्योंकि एरिया भी बहुत कम है इसलिए फ्लक्स भी बहुत ज्यादा कम होगा। तो देखो टोटल एरिया में से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, ऐसे करके इंटीग्रेट कर दूंगा। तो ये डी और ये फाई इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। तो ये फाई ई आ जाएगा और यहाँ पे हमारा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ही बना रहेगा। लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन करना है मुझे वो इस सरफेस के अकॉर्डिंग करना है, इस सरफेस के अलोंग करना है, इस सरफेस के अलोंग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पूरे सरफेस का जो एरिया कैलकुलेट कर देना है। पूरे सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है ये तो कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे ई वेक्टर, यहाँ पे जो ई वेक्टर कैसा भी हो सकता है, हम यहाँ पे ई वेक्टर कैसा भी हो सकता है, कहने का मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि यूनिफॉर्म की हम बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म की हम बात नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म की बात करेंगे सिर्फ यूनिफॉर्म की, क्योंकि हमारे सिलेबस में नॉन यूनिफॉर्म की स्टडी नहीं की गई है, ठीक है। तो हम अगर आप चाहते हो नॉन यूनिफॉर्म के ऊपर टॉपिक्स बनाने के लिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए मैंने देखो यहाँ पे लाइंस ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल नहीं है। थोड़ा और दिखा देता हूँ लाइंस, ऐसा नहीं तो आप कुछ और समझने लग जाओगे इसमें। तो देखो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, आप तो दिखाई दे रहा है नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसे जा रही है लाइंस, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, अब तो दिखाई दे रहा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए ई की वैल्यू हर जगह फिक्स नहीं होगी, ई की वैल्यू हर जगह फिक्स नहीं होगी, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं है। अगर ये कांस्टेंट नहीं है इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकालूंगा नहीं, जब ये कांस्टेंट होगा तो मैं इसको भी इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दूंगा, उसका भी हम केस कराएंगे। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं ये फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो चुका है, इतना आता है। ड्राइव डेरिवेशन में कुछ नहीं है, आता भी नहीं डेरिवेशन, और कोई फॉर्मूला दिया रखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, इंटीग्रेट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो हम इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन क्या देंगे, तो डेफिनेशन हम बना सकते हैं, टेक्निक मतलब
मैथमेटिकल डेफिनेशन है, फॉर्मूला बेस्ड अगर डेफिनेशन हम बनाएंगे तो बहुत आसान है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो क्या होता है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यानी ई वेक्टर एंड डी वेक्टर is called the electric flux, हो जाएगा। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये थोड़ी सी डेफिनेशन आपकी लिख दी मैंने, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर एंड डी वेक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप बना सकते हो, ठीक है, ये आपको समझने में आना चाहिए, ठीक है। और अगर आप और स्टेटमेंट और अच्छे से डेफिनेशंस की बनाना चाहते हो, देखो स्केलर प्रोडक्ट मैंने क्यों बोला, यहाँ पे इंटीग्रेशन का कोई यूज नहीं किया है, वो इसलिए मैंने क्योंकि डी वेक्टर के थ्रू बोला है। डी वेक्टर पर मैंने विचार किया। अगर आप पूरे सरफेस पर विचार करना चाहते हो, कंसीडर करना चाहते हो, तो आप इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हो। आप इंटीग्रेशन का यूज करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। फाई बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर और डी वेक्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैंने आपको ये समझा दिया। अब देखो यहाँ तो मैंने इस वाले डायग्राम में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है वो मैंने कैसा लिया है, तो आंसर मैंने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है। यहाँ पे अभी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है यहाँ पे वो नॉन यूनिफॉर्म है। कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। ये अभी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कंसीडर किया है। अब मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करूंगा। इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कंसीडर करूंगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करते हैं। आइए देखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। जी तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये फॉर्मूला किसी पर भी लग जाएगा, चाहे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। लेकिन आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी आपको। तो वो आपको देने वाले भी कोई नहीं है, कोई नहीं देगा आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन, ठीक है। आपको यूनिफॉर्म के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन आप नॉन यूनिफॉर्म का फॉर्मूला यही ध्यान रखना कि इसी से बनेगा हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इसको यूनिफॉर्म कर देते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं यूनिफॉर्म कर दूं, अब मान के चलते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो यूनिफॉर्म, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, थोड़ा सही से लिख देते हैं नहीं तो आपको दिक्कत आएगी लिखने में। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी हर जगह वैल्यू सेम रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। हर जगह वैल्यू इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यानी कि लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी सेम लगभग होगा, इसलिए ये यूनिफॉर्म है। तभी तो ई की वैल्यू हो जाएगा सेम रहेगी, क्योंकि लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल डिस्टेंस में पैरेलल है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो उस समय ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसकी एक फिक्स वैल्यू आएगी। अगर इसकी एक फिक्स वैल्यू आएगी तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर जो है वो यूनिफॉर्म है, अगर ई वेक्टर जो है यूनिफॉर्म है, तब उस समय ये वाला जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा हमारा फाई ई बराबर, क्या बनेगा, ई वेक्टर को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ई वेक्टर को हम बाहर निकाल देंगे, लेकिन ऐसे नहीं निकालेंगे ई वेक्टर को बाहर। देखो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को कैसे बोलते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए कि डॉट को कैसे बोलते हैं। जब भी हम ए डॉट बी लिखते हैं ना, 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। जब यहाँ डॉट होता है तो यहाँ आता है कॉस थीटा। ओके, इन दोनों का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है ना, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू डॉट की जगह यहाँ आ जाएगा, डॉट है तो यहाँ कॉस थीटा आएगा, यहाँ क्रॉस होता है साइन थीटा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए डॉट बी निकाला तो ए बी कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पे ए इसको मान के चलो, बी इसको मान के चलो, तो ई इंटू डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। ये क्या आएगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ओके, ये कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा सपोज करो ये है हमारा ई वेक्टर,
डी ए वेक्टर, ठीक है। थीटा क्या चीज है, ये यहाँ पे ये ई वेक्टर ऐसी तो है, ई वेक्टर ऐसी तो है, इस लाइन की पैरेलल तो बनेगा ई वेक्टर। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है हमारा ई वेक्टर, हमने इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया है। ओके, थोड़ा वो हमने ऐसे बना दिया था, जबकि ये टेढ़ा सा आपको दिखाया है मैंने, तो थोड़ा एरिया वेक्टर ऐसे होना चाहिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो एरिया वेक्टर ऐसे है, ई वेक्टर ऐसे है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा। तो इन दोनों का जो थीटा है वो यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया, यानी ई और डी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, यानी एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो यहाँ थीटा है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब आपको करना क्या, इंटीग्रेशन ही तो करना था, इंटीग्रेशन। हाँ, ये मैंने डी डॉट प्रोडक्ट को खोल दिया, डॉट को हटा दिया मैंने, डॉट का तो हमारा काम खत्म, ई वेक्टर और डी वेक्टर हमारा ये आ गया। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, जिसको मैं रफ कर देता हूँ, उसका आप नोट कर लेना इसको। लेकिन हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, आप तो इसका काम नहीं है क्योंकि हमने लिख लिया। अब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि E बराबर फाई, E बराबर हो जाएगा हमारा, E तो कांस्टेंट है भाई, E कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लिया, और थीटा cos थीटा कांस्टेंट है भाई, थीटा तो वैल्यू फिक्स रहेगी हर जगह भाई। सरफेस है, प्लेन है ये पूरा भाई, ऐसे करके रखा हुआ है। अब मैं आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे करके कोई सरफेस रख दूं, तो यहाँ पे देखो ए वेक्टर ऐसा और ई वेक्टर ऐसा, ये है हमारा इस तरह से, ये हमारा ए वेक्टर, ये है हमारा ई वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे थीटा है। अगर ये ए वेक्टर यहाँ बना दूं, यहाँ पे ए वेक्टर बना दूं, और यहाँ पे हमारा ई वेक्टर हो गया, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, तब भी थीटा होगा। यानी कि ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, कांस्टेंट है ये। तो इस कांस्टेंट को भी हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देंगे, कहाँ निकालेंगे, बाहर, तो ई cos थीटा आ जाएगा। अब हमारा बचा क्या, डी ए। अब देखो स्मॉल एलिमेंट डी ए का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है किसके अबाउट, पूरे के पूरे ए के अबाउट, पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करना है इसको, डी ए को। अब आपने इंटीग्रेशन तो सीखा ही होगा मैथमेटिक्स में, तो आप इंटीग्रेट करोगे ना, देखो डी ए बहुत सारे एलिमेंट आप आपने काटा होगा, इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट काटे होंगे। डी ए बहुत छोटा एलिमेंट है जो आपको तो दिखाई भी नहीं देगा आपको, इतना छोटा। तो आपने डी ए बहुत सारे एलिमेंट आपने काटे होंगे, तो उन सभी एलिमेंट के एरिया को जोड़ोगे तो पूरा का पूरा सरफेस का एरिया आ जाएगा कि नहीं, तो ये पूरा का पूरा सरफेस का एरिया आ जाएगा, यानी फाई ई बराबर आ जाएगा ई cos थीटा इनटू ए, ये आ जाएगा कि नहीं। अगर ये आ जाएगा तो यानी इसका इंटीग्रेशन हमारा ये आ जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर ई ए cos थीटा। इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला बन गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो फॉर्मूला क्या होता है, ये cos थीटा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये cos थीटा होता है। अब आगे चलते हैं, चलो ये तो आपको आगे समझ में। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं कि कब कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम गुजरता है किसी सरफेस से जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अब देखो ये वाला सरफेस है, मान के चलते हैं, देखो इस समय इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना गुजरेगा, अगर इस सरफेस को ऐसे रख दिया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग, तो सर कितना फ्लक्स गुजरेगा, ये सब हम पता करते हैं। तो देखिए हम कैसे पता करेंगे, देखो हम थोड़ा केसेस बना लेते हैं, हम केसेस के थ्रू डिस्कस करेंगे इसका, केसेस। और चलो केसेस के थ्रू डिस्कस करेंगे। पहले हम इसमें ये और देख लें यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट तो इम्पोर्टेंट रहेगी ना। चलो हम यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या रहेगी, क्योंकि सिंपल है। ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, यूनिट ऑफ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, सिंपल है, फाई ई। देखो इसका क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट जो होती है ना, वो न्यूटन पर मीटर होती है। आपने पढ़ा था ना, न्यूटन पर मीटर होती है। क्या न्यूटन पर मीटर होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, बताओ न्यूटन पर मीटर होती है, गलत। न्यूटन पर मीटर कहाँ होती है, न्यूटन पर कूलम बताया था कि नहीं मैंने, E बराबर F/Q तो होता है, F/Q, तो ये न्यूटन पर कूलम हो जाएगी कि नहीं, थोड़ा ध्यान रखा करो आप भी। तो देखो फाई की इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी क्या हो जाएगी, फाई बराबर होता है हमारा
इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी कि क्या, न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया, यानी कि मीटर स्क्वायर। और cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। तो यूनिट्स तो आप बहुत सारी बना सकते हो, आप कितनी भी यूनिट्स बना लो, लेकिन आपको ये आप याद रखना आने वाली यूनिट्स, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वो हमारी ये होती है। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप आसानी से निकाल सकते हो। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ जाएगा इसका, तो डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सीख लो। डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सीख लो। देखो कैसे बनाएंगे, न्यूटन यूनिट से डायमेंशनल फॉर्मूला बना लेते हैं। वैसे फॉर्मूला तो आपको बता ही दिया। देखो इससे डायमेंशनल फॉर्मूला बना लेते हैं, न्यूटन mlt माइनस 2 अपॉन में, ठीक है, अपॉन में, तो यहाँ पे ये भी तो आएगा, मीटर ऊपर ही तो है, तो L2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, कूलम, यानी कि IT, कूलम मतलब चार्ज बराबर IT, Q बराबर IT होता है ना, तो I मतलब I का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रखा है, I, और T का टाइम का T। अब इसको सॉल्व करोगे ना, देखो T ऊपर जाएगा तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है, -3 हो जाएगा। I ऊपर जाएगा तो I की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। L का इसमें 2 जाएगा, L2 और ये 3, ये 1 है, तो ये ML3, तो डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसको हटाओगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 3 लग जाएगा, तो सबको कंबाइन करोगे, सबको अगर कंबाइन करोगे तो हमारा आ जाएगा ML3T-3 I-1। तो देखो मैंने तो आपको सिखा दिया है फॉर्मूला ड्राइव करना, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला बनाना। तो आप फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, ML3T-3 I-1, ओके। ये होता है डायमेंशन फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ML3T-3 I-1, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं आपको केसेस बता दूं इसमें कि कब कब फ्लक्स मैक्सिमम गुजरेगा सरफेस से और कब कब फ्लक्स मैक्सिमम नहीं गुजरेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, लिख लेते हैं इसको, अगर आप भूल जाओ तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसको लिख देते हैं, फाई बराबर EA cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जनरल फॉर्मूला आप निकल ही आया, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको गॉस थ्योरम जब आप करोगे ना तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप गॉस थ्योरम का, ये आपने लिख लिया होगा तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखो आपने गॉस थ्योरम पढ़ोगे ना जब, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये वाला फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसी से ड्राइव करेंगे हम गॉस थ्योरम, तो ये जरूरी है समझना आपके लिए, ठीक है। तो देखो केस 1, केस 1 में हम क्या देखते हैं कि अगर ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो, अगर ये सरफेस ये वाला सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो, तब फ्लक्स कितना गुजरेगा। तो आप देख सकते हो कि अगर इफ सरफेस इज परपेंडिकुलर, सरफेस इज परपेंडिकुलर to the surface is perpendicular to the electric field E वेक्टर, तब हम क्या देखेंगे, देखो अगर सरफेस परपेंडिकुलर है E वेक्टर के, तो आप क्या देखोगे कि एरिया वेक्टर इसका बनेगा ऐसे करके, इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा ना वो ऐसे करके बनेगा, इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस का, ठीक है। अगर ये सरफेस ऐसे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जैसे डायग्राम में दिखाया है वैसे है, और इसका एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, तो आप ये बताओ मुझे कि इस सरफेस जो कि परपेंडिकुलर रखा है उस सरफेस का एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा। तो आप बोलो कि दोनों ही तो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं और पैरेलल चल रहे हैं, तो इसका मतलब एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0। अगर आप समझ नहीं पाए तो आप ऐसे करके देख सकते हो। आप मान के चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक सरफेस डाल दिया, ठीक है। इस सरफेस का परपेंडिकुलर वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर हमारा ये है,
ए वेक्टर मैं इसको कर देता हूँ ए वेक्टर, इसका ए वेक्टर ये है हमारा, और इसका एरिया जो है वो ए है, मान के चलते हैं ये। अब देखो दोनों ई वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच एंगल कितना, थीटा बराबर 0, यानी कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ई वेक्टर कितना है, 0 डिग्री। तो आप इस फॉर्मूले में 0 डिग्री रख के देखो कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो E इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री, यानी कि 5E बराबर ई ए, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो इसका मतलब 5E बराबर ई ए, यानी कि पॉजिटिव आया है ना आंसर, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो इससे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेगी। ये तो आप देख भी प्रैक्टिकली करके देख सकते हो कि आप अगर ऐसे रखा है सरफेस तो ज्यादा गुजरेगी लाइंस, और ऐसे रखा है तो लाइंस गुजर ही नहीं पाएगी इससे, क्योंकि लाइंस जा ही ऐसे रहेंगे, तो इससे गुजर कैसे पाएंगी लाइंस, कैसे पास हो पास ही नहीं हो पाएंगी इससे लाइंस। तो ये तो आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो, ठीक है। यानी जब भी सरफेस परपेंडिकुलर रखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो मैक्सिमम फ्लक्स गुजरेगा, तो यानी फाई इज मैक्सिमम, यहां पे लिख लेते हैं फाई ई इज मैक्सिमम। इस केस में फाई जो है मैक्सिमम होगा इस केस में, ओके। केस सेकंड को मैं रफ कर देता हूं, ये तो आपको समझ आ जाना चाहिए, हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। केस सेकंड, तो केस सेकंड में हम क्या देखते हैं, केस सेकंड में हम क्या देखेंगे, अगर सरफेस परपेंडिकुलर ना होके सरफेस ऐसे रखा हो, अगर सरफेस ऐसे रखा है तो इफ सरफेस इज पैरेलल को ऐसे दिखाते हैं ना, इज पैरेलल टू ई वेक्टर, इफ सरफेस इज पैरेलल टू ई वेक्टर, पैरेलल को दो लाइन से दिखाते हैं, पैरेलल टू ई वेक्टर, इसका मतलब ये हुआ अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इसमें जो सरफेस जो रखा हुआ है ना, जो सरफेस रखा हुआ है वो ऐसे है, मतलब ऐसे रखा हुआ है, ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे करके लेटा हुआ है, तो ऐसे करके लेटा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर किधर बनेगा, आंसर है ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर बनेगा, ऊपर की तरफ। अगर इसका ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर बनेगा तो एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो आप बोलोगे 0 डिग्री, तो सॉरी मिस्टेक हो गई, 0 डिग्री क्यों हो जाएगा एंगल भाई, 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री होगा ना। तो देखो यहाँ पे ये दोनों चीजें 90 डिग्री पर हैं, ए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों ही 90 डिग्री पर। ब्लैक पेन जो है वो ई वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये वाला पेन है रेड वाला वो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है सरफेस केस 2 के लिए। तो हम देखेंगे दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, यानी कि अगर सरफेस के पैरेलल, सरफेस जो है वो ई वेक्टर के पैरेलल रखा है तो उस समय इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे बनेगा ई वेक्टर, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो ऐसे है, दोनों के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर इस समय 90 डिग्री है, और थीटा अगर 90 डिग्री है तो फाई ई बराबर कितना होगा, फाई ई बराबर होगा ई ए कॉस, फॉर्मूला यही तो है, थीटा की जगह 90 लिख दो बस, क्योंकि थीटा होता क्या है, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में तो एंगल होता है, एरिया वेक्टर के बीच में एंगल। तो आप जब सॉल्व करोगे तो फाई ई बराबर ई ए इंटू कॉस 90 क्या होता है, 0। अब 0 का किसी में भी इंटू करोगे ना तो आंसर 0 आ जाएगा, तो आंसर 0 आ जाएगा, यानी कि फ्लक्स इस केस में जो फ्लक्स होगा ना, इस केस में जो फ्लक्स होगा वो गुजरेगा ही नहीं, यानी कि 0 फ्लक्स गुजरेगा। अगर सरफेस पैरेलल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो फ्लक्स 0 गुजरेगा, फ्लक्स गुजरेगा ही नहीं, हो जाएगा, चलो ये ठीक है। तो यानी कि फ्लक्स, नो फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द सरफेस, यहां लिख लेते हैं नो फ्लक्स केस सेकंड में कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, नो फ्लक्स, नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द सरफेस, और केसेस बन ही नहीं सकते, बस ये 2 केस बन सकते हैं इसमें। तो
तो हमने 2 पेज बना के आपको दिखाए। अगर आपको आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया हो, कोई ज़्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं था ये, तो ये आपके लिए ये आपको सीखना जरूरी है। आपको तभी आप गॉस थ्योरम को अच्छे से समझ पाओगे। अगर आपने ये सब चीज़ें समझ ली हैं सिस्टमेटिक वे में, जो मैंने आपको पहले समझाया, फिर मैंने उसको उसके बाद समझाया, फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाता जा रहा हूँ, जिससे कि आने वाली जो टॉपिक्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए आपको। इसलिए आप सारी वीडियोज को देखो, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है, अगर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो ना, ठीक है, तभी तो आपको मैं सॉल्व करके दूंगा डाउट, वरना कैसे आपको मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको सब कुछ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक पसंद आया हो, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें। मैं बार बार कहता हूँ, तो फ्री स्टडी का पूरा पूरा बेनिफिट उठाएं। आपके लिए तो फ्री स्टडी मिल रही है। हम अपने टाइम में तो मतलब अपने हाथों से ही मेहनत करते थे पहले भी, और अब तो बहुत सारी सुविधा हो गई हैं। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे मतलब फिजिक्स के टीचर्स हैं। लेकिन आप अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, अगर आपको सारा कुछ समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं।